हाँ, तो पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, तो जो मेरे पास फाइनली पोलर आया था वो t इज इक्वल टू 0 आ गया था, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया था। t इज इक्वल टू 0 तो हमेशा ही रहेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया था। दिस इज पोल p। बहुत सारे सीक्वेंस बना सकते हो, सबसे टैंजेंट बनाओगे तो दैट टैंजेंट विल लाई ऑन दिस लाइन, ये पोलर है। तो पोलर p is outside and polar is chord of contact. Case 2, जब ऑन सर्कल रहेगा पॉइंट p मेरा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि एक टैंजेंट तो ये फिक्स हो जाएगी, और जो भी दूसरा सीकेंट बनाओगे तो एवरीथिंग विल बी पासिंग थ्रू दिस टैंजेंट, तो ये टैंजेंट ही मेरी हो जाएगी, टैंजेंट विल बी पोलर। तो p is outside, polar is chord of contact, p is on circle, polar is t is equals to 0, tangent, tangent है। और केस 3 मैंने बताया था, देखो क्या हो रहा है अभी तक, अभी आप लोगों को यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिल रहा है, मतलब कॉर्ड की तरह एक्ट कर रही है, मतलब दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं पोलर के सर्कल से। यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 की तरह एक्ट कर रही है, तो आपको वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, मतलब टैंजेंट मिल रहा है पोलर का। केस 3 में क्या होगा, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरे पास आई थी, मतलब ये मेरे पास t इज इक्वल टू 0 जो करेंगे इस सिचुएशन में, तो नो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, नो इंटरसेक्शन फॉर p इनसाइड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके लिए मैंने एक फिगर, किससे इंटरसेक्शन, मतलब सर्कल से, यहाँ पे सर्कल से दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ सर्कल से वन इंटरसेक्शन आ रहा है, यहाँ जीरो इंटरसेक्शन आ रहा है। इसके लिए मैंने बहुत खोजा, यूट्यूब का कोई एनिमेशन नहीं मिला मुझे, बट आई गॉट दिस फिगर, एवरीवन कैन सी इट राइट। सर इसका एनिमेशन खुद से बना लिया था मैंने। हाँ खुद से बना सकते है एक। अच्छा, तो शेयर करना ग्रुप पे, मतलब हाँ, पहले मुझे भेज देना, ठीक है। तो देखो ये क्या है, पोजीशन ऑफ पोलर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट टू द सर्कल। जैसे अब ये पहला केस देखो, पोलर इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर पॉइंट P जो है मेरा, दिस पॉइंट P, ये वाला केस देखो, इज आउटसाइड द सर्कल, ये पॉइंट P पोल है। तो जो मेरे पास पोलर आ रही है, ये जो रेड वाली लाइन आ रही है लेफ्ट हैंड, ये वाली, मतलब मार्क नहीं कर सकता मैं इस पे, पर देखो ये जो रेड वाली लाइन आ रही है, दिस लाइन इज कमिंग एज कॉर्ड ऑफ, मतलब ये लाइन जो है वो मेरी पोलर है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस सिचुएशन में हो गया। सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड वाले केस में व्हेन p जो मेरा पोल है, इफ इट इज ऑन द सर्कल, तो जो मेरे पास पोलर आ रहा है वो टैंजेंट लाइन आ रही है पासिंग थ्रू p, तो ये जो लाइन आ रही है ना बॉटम वाली पतली सी जो है, जो पॉइंट P से पास हो रही है, दैट इज मतलब माय पोलर उस सिचुएशन में टैंजेंट का काम कर रही है। और थर्ड केस में व्हेन P इज इनसाइड द सर्कल, व्हेन P इज इनसाइड द सर्कल, तो उस सिचुएशन में ये जो बाहर वाली राइट मोस्ट लाइन आपको दिख रही होगी, दिस राइट मोस्ट लाइन इज एक्टिंग एज पोलर। तो P इनसाइड के लिए देखो नो इंटरसेक्शन आ रहा है, P ऑन सर्कल के लिए वन इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है सर्कल से पोलर का, एंड P आउटसाइड सर्कल के लिए टू इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है पोलर का सर्कल से। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। Yes. Is this clear, right? तो कुछ इस टाइप का बनता है पोल पोलर, तो शायद हैंड फिगर में उतना बेटर नहीं आ रहा, बट इफ समवन इज यूजिंग सम एनिमेशन टूल्स और समथिंग, यू गाइस कैन सी दैट। यूट्यूब पे मैंने खोजा, मुझे अच्छा एनिमेशन नहीं मिला, एक जो मिला उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो भी 8 मिनट का वीडियो था पूरा प्रॉपर पोल एंड पोलर समझाने के लिए। और बाकी पोलर एंड पोलर का एप्लीकेशन वाइज, मतलब थर्ड का इसका तो मुझे एप्लीकेशन नहीं पता, फर्स्ट और सेकंड केस के मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे आगे। अभी किसी ना किसी पॉइंट पे मैं कुछ ना कुछ पॉइंट ला करके इसको आई विल बी डिस्कसिंग दैट, ठीक है। तो मूव करूं पोल एंड पोलर में, पोल एंड पोलर में फाइनल स्टेटमेंट एक बार लिख लो। फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, वही स्टेटमेंट आपको यूज करना है, मतलब करना आपको बस उतना ही है पोल एंड पोलर के लिए। तो फाइनल स्टेटमेंट इज
polar of p x1 comma y1 with respect to curve s is equals to 0. याद रहे यहाँ कर्व यूज कर रहा हूं मैं, सर्किल नहीं यूज कर रहा. s is equals to 0 will be क्या होगा? will be t is equal to 0. equal to 0. ठीक है, तो ये फाइनल स्टेटमेंट है. तो आपको करना बार बार यही है. कल जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अटेंड किया था, मैंने पोलर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उधर, बट ठीक है, जिन्होंने नहीं किया था मैं दिखाता हूँ क्वेश्चंस कैसे आएंगे एंड कैसे हम उनसे डील करेंगे, कैसे उनको टैकल करेंगे, और कैसे मैं लैंग्वेज क्वेश्चन की चेंज करके पोलर के क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में पूछ सकता हूँ, वो भी देखेंगे. तो बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं पहले. सबसे पहले पोलर के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ ही सकते हैं. हाँ, आ सकते हैं. ओके. पोल एंड पोलर सिलेबस का पार्ट है, लेकिन एडवांस का पार्ट है. मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है ना पोल एंड पोलर, ये सर एडवांस का पार्ट है. तो मेंस में पोल एंड पोलर नहीं पूछ करके तुमसे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पूछ सकता है, टैंजेंट का इक्वेशन पूछ सकता है, बट मोर और लेस पोलर का ही कॉन्सेप्ट है. वो सब टॉपिक हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, टैंजेंट, ये सब उसके. ठीक है, देखते हैं अभी. जैसे मान लो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास एक पोल दिया है 1,1, एक मेरे पास सर्किल दिया है x² plus y² plus 2x plus 2y is equals to 0. तो फाइंड इक्वेशन ऑफ पोलर. इक्वेशन ऑफ पोलर निकालना है. तो बहुत सिंपल सा काम है, बेसिक सी चीज है. क्या करोगे? टेंजेंट की इक्वेशन, t is equal to 0. टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x(x1) plus y(y1) plus x plus x1 plus y plus y1 is equals to 0. ये कन्वर्जन में पढ़ा चुका हूँ सबको, t is equals to 0 वाला. उसमें x1 और y1 सब्स्टिट्यूट कर लो, 1 और 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, तो देखो क्या आ रहा है, 2x plus 2y plus 2 is equals to 0 और x plus y plus 1 is equals to 0. ये हो गया मेरा पोलर. निकाल सकते हो एवरीवन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. हाँ, हमने जिस तरह कॉमन और ट्रांसवर्स टेंजेंट्स के लिए बहुत सारे केसेस लेकर हमने कुछ क्राइटेरिया ढूंढी थी, वो d greater than r1 plus r2 वगैरह वगैरह, वैसे ये पोलर मतलब वो किसी सेकंड को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को देख के उसका कोई क्राइटेरिया है? पावर ऑफ अ पॉइंट निकाल दोगे ना उसके लिए. पावर ऑफ अ पॉइंट पढ़ाया था ना इस टॉपिक से जस्ट पहले, कि वेदर पॉइंट P is lying on side circle. हाँ सर. यस सर. मान लो अगर ऐसा कुछ निकालना पड़ा बाई चांस, वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि t is equals to 0 हर जगह के लिए वैलिड है, वेदर पॉइंट इज इनसाइड आउटसाइड और ऑल. बट अगर स्टिल इफ यू वांट टू चेक, तो पावर ऑफ अ पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ, वहां से निकालोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मान लो इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया. इंस्टेड ऑफ गिविंग द इक्वेशन, मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द पोल, लेट्स से मैंने इक्वेशन ऑफ पोलर दिया और सर्कल की इक्वेशन दे दी, तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड पोल नाउ. जैसे इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं. लेट्स से इक्वेशन ऑफ पोलर मुझे गिवन है x plus y plus 1, या चलो छोड़ो, ये चलो ठीक है, यही वाला ले लो. x plus y plus 1 is equals to 0. और इक्वेशन ऑफ सर्किल मुझे गिवन है x² plus y² plus 2x plus 2y is equals to 0. तो जिन्होंने कल PS सेशन अटेंड किया था उनको छोड़ करके बाकी लोग बताओ कैसे मैं पोल का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ. हाउ कैन आई डिटरमाइन पोल? इक्वेशन ऑफ पोलर मुझे पता है, सर्किल की इक्वेशन मुझे पता है. हाउ कैन आई आइडेंटिफाई पोल? Anyone? देखो पोल को मानेंगे, इक्वेशन बनेंगे, वो लाइन से ही बनेगी क्योंकि पोलर पोल से पास करेगा. और मोहित कल के सेशन में नहीं थे या थे? नहीं सर, नहीं था. नहीं थे. हाँ ठीक है, तो बताओ सर. फिर S वाले में मतलब S वाले में x1 वगैरह पुट करके एक इक्वेशन निकालेंगे और एक पोलर वाले में
करके निकालेंगे। पोलर वाले में करके निकाल, देखो पोलर की इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है ना बेटा। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं ये पोल मेरा x1 y1 है, इसको मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो पोलर की इक्वेशन आएगी। अच्छा हाँ, यहाँ से टांजेंट की हाँ, इक्वेशन समझा। लिखो, यहाँ से टांजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, t इक्वल्स टू 0, तो टांजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x(x1) प्लस y(y1) प्लस x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू 0, x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ दिस इक्वेशन and this equation A and equation B are same ना, दोनों पोलर की Same. जो इक्वेशन है तो दोनों को कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करने के लिए मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा, इसको ऐसा लिखूंगा, देखो now this equation is comparable to that ऊपर वाला इक्वेशन। तो इक्वेशन A और C कंपेयर करोगे, A एंड C आर सेम क्योंकि दोनों पोलर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, राइट। तो x1 प्लस 1 अपॉन 1 is equals to y1 plus 1 upon 1 is equals to x1 plus y1 upon 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, सर x1 इसको इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और वो हमने पिछले क्वेश्चन में सेम ही उसका उल्टा ही किया था अभी। हाँ बस उसी का उल्टा किया है, मतलब डेटा मैंने सेम ही लिया है जानबूझ करके, जिससे कि सबको देखे कि कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रोसेस समझ में आ गया मोहित? क्या करना है मुझे, बस मुझे x1 y1 सब्स्टिट्यूट करके, मतलब मान करके Coefficient compare इसका टांजेंट का इक्वेशन लिखना है और रेशियो कंपेयर कर लेना है, तो आई कैन गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब देखो ये तो डायरेक्ट पोल एंड पोलर मेंशन कर रहा है कि इक्वेशन ऑफ पोलर इज गिवन एज, इक्वेशन ऑफ पोल इज गिवन एज। देखो मैं इसी क्वेश्चन को कैसे चेंज करूंगा एंड आपको पता चलेगा कैसे आपको पोलर पोलर पूछ रहा है नॉर्मल टर्म्स में। जैसे मान लो सेम यही क्वेश्चन मैंने पूछा इस फॉर्म में कि align x plus y plus 1 is equals to 0 cuts circle x square plus y square plus 2x plus 2y is equals to 0 at A and B, at A and B. Tangents are drawn at A and B to meet at point P. Find coordinates of P. अब ध्यान से देखो तो क्या बोल रहा है मुझे गिवन सर्किल है, मुझे बोला है कि एक लाइन है वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे ए एंड बी पे, तो मुझे एक गिवन सर्किल दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे एक लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पे, वहां से tangents are drawn at A and B to meet at P। ए और बी पे tangents बनाओगे तो P पॉइंट पे मीट करेगा। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो बिना पोल एंड पोलर मेंशन किए क्या ये पोल एंड पोलर का क्वेश्चन हो गया? सर ये तो COC से ही हो जाएगा सीधा। COC तो बेसिकली पोलर पोलर ही है ना। हाँ हो गया ये क्वेश्चन। हाँ पोल एंड पोलर का हो गया ना। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे आपने पूछा था ना कि मेंस में, किसी ने पूछा था कि मेंस में क्या सर पोल एंड पोलर आएगा, तो पोल एंड पोलर जरूरी नहीं है स्पेसिफिकली मेंशन होकर के है, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ पोल एंड पोलर। यहाँ पे आपको वही सेम चीज करनी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, t इज इक्वल टू 0, और फिर भाई यही जो सेम स्टेप यहाँ पे किया यही सेम स्टेप फॉलो करना है क्या? तो दिस इज मोर रिलेवेंट क्वेश्चन टू यू गाइस अभी के लिए, दिस इज मोर रिलेवेंट। इस टाइप के काफी क्वेश्चंस मैंने आदित्य कल वाले क्वेश्चन उसमें काफी क्वेश्चंस थे ना इस टाइप के, दो तीन तो थे हाँ एटलीस्ट। सर। तो बस यही है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना सबको, ये क्वेश्चन ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज कैसे चेंज किया है। यहाँ पे P will be acting as pole, everyone
Yes. ठीक है, तो फिर आगे बढ़ूं नेक्स्ट टॉपिक पे मैं। Yes. तो नेक्स्ट टॉपिक इज बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, और ऐसे हैवी हैवी फिगर्स देख करके आप नॉर्मली खुद से पढ़ने जाओगे तो शायद डर जाओ। द टॉपिक इज रेडिकल एक्सेस। एनी आइडिया क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज रेडिकल एक्सेस? दिस विल बी द 10th टॉपिक। पोल एंड पोलर विल बी द 9th टॉपिक। आदित्य, उसके पहले मैंने 7th और 8th कहीं मेंशन नहीं किया था, राइट? आदित्य कोई ट्रैक रख रहा था? नहीं, तो ठीक है। आपने दिस विल बी द यूज तो 10th। किया था साइड पर, बट मतलब लिखते टाइम मैंने नंबरिंग वो नहीं लिखी थी। हाँ, मतलब कहीं पे मैं भूल भी गया था 2 लेक्चर्स में लिखना, बट ठीक है। दिस विल बी द 10th टॉपिक, 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट सर आपने टॉपिक। शायद से उससे पहले पावर ऑफ पॉइंट करवाया था और डायरेक्टर पावर सर्कल ऑफ पॉइंट, हाँ, डायरेक्टर सर्कल, पावर ऑफ अ पॉइंट, मतलब पावर ऑफ अ पॉइंट को अलग से टॉपिक नहीं बोलूंगा मैं, डायरेक्टर सर्कल को बोल सकता हूँ। और ये पोल एंड पोलर था, तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, देख लेना अपने सीक्वेंस में। 10th या 11th टॉपिक होगा। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ जिससे कि समवन इफ समवन इज वाचिंग द वीडियो तो फिर ही और शी विल बी एबल टू ट्रैक। बट ठीक है। रेडिकल एक्सेस, एनी आइडिया क्या होता है? एनीवन? नहीं पता? देखो, रेडिकल एक्सेस क्या होती है ना, कि जैसे मान लो मेरे पास 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स हैं, और इन दोनों सर्कल पे पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? सबको याद है? व्हाट इज पावर ऑफ अ पॉइंट? हाँ क्या होता है बताओ? सो बेसिकली इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल ही बताता है। क्वेश्चन में पुट ही कर देते हैं। बेसिकली लेंथ ऑफ टैंजेंट भी होती है और पी ए इंटू पी बी होता है ना। सर लेंथ ऑफ उसका स्क्वायर। लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर, हाँ भाई, मतलब। हाँ तो देखो, अगर मैंने बोला कि कोई एक ऐसा पॉइंट, एनी पॉइंट P, जहां से पावर ऑफ let's say this circle is S is equals to 0 and this circle is S dash is equals to 0, जहां से दोनों सर्कल का पावर इक्वल है, दोनों सर्कल का पावर इक्वल है, मतलब this PM is equals to PN, this side is equals to this side, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं जहां से ये इस तरह का चीज मिलेगा तुम्हें, हो सकता है ना? यस सर। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, तो लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स जो होगा ना, जिस लाइन पे लाई करेंगे, उस लाइन को रेडिकल एक्सेस बोलते हैं। दिस लाइन इज रेडिकल एक्सेस। डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ, बट समझने के लिए ध्यान से देखना कि एक ऐसा पॉइंट जहां से पावर ऑफ सर्कल एस, पॉइंट पी का पावर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सर्कल एस इज इक्वल्स टू 0 एंड पावर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सर्कल एस डैश इज इक्वल्स टू 0, जस्ट पॉइंट से बराबर है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो locus of all those points will be a radical axis, will be a radical axis। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। एक सेकेंड, पहले मैं पूरा फिगर बना लूं सही से। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। locus of a point P in the plane of circles S is equals to 0, S dash is equals to 0, such that power of P with respect to S is equals to 0 and S dash is equals to 0 remains same, remains same।
डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको? डेफिनेशन फिगर Yes, sir. सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो मैंने बना तो दिया है कि एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है रेडिकल एक्सिस, बट इस बात को प्रूव कैसे करेंगे? हाउ विल वी प्रूव दिस, या इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे फाइनली? सर वो दो लाइंस के इंटरसेक्शन का लोकस निकालें। तो दो लाइन के इंटरसेक्शन का लोकस कैसे निकालेंगे बेटा, वही तो पूछ रहा हूँ। सर पहले उस पॉइंट P को हम पहले h कॉमा के अज्यूम कर लेंगे, फिर लेंथ ऑफ टैंजेंट जो रहता है वो अंडर रूट ऑफ s1 रहता है और हमें t स्क्वायर चाहिए, सर तो डायरेक्ट वो s1 ही हो या जाएगा। पावर ऑफ, हाँ, या पावर ऑफ p इज इक्वल्स टू पावर हाँ ऑफ सर, पावर सर ऑफ s इज डायरेक्टली इक्वल्स इक्वेट कर देंगे। P डायरेक्ट पॉइंट इक्वेट को कर देंगे। दोनों इक्वेशंस में पुट करके इक्वेट कर देंगे। तो ठीक है, कलर तो बस वैसे ही करते हैं। तो लेट s इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एक पहला सर्कल को ऐसा ले लिया, दूसरे सर्कल को s dash is equals to x square plus y square plus 2 times of g dash x plus 2 times of f dash y plus c dash is equals to 0. सर एक बार वो फिगर दिखाइए ना। हाँ, हाँ सर। and pb h comma k, ये तीन assumptions लिए मैंने। p point को h comma k ले लिया, s को ले लिया, s dash को ले लिया। now given condition क्या होती है कि power of p with respect to s is equals to power of p, power of point p, sorry, with respect to s dash, ये कंडीशन यूज करते हैं। तो ध्यान से देखो, इक्वेट करते ही एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब h कॉमा के सब्स्टिट्यूट कर लो पहले, तो क्या हो जाएगा? पावर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s क्या हो जाएगा? इस पॉइंट में, इस गिवन सर्कल में पॉइंट p के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर लो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस c इज इक्वल्स टू 0, प्लस c इज इक्वल्स टू 0 नहीं रहेगा, h square plus k square plus 2 times of g dash h plus 2 times of f dash k plus c dash, right? अब यहाँ पे क्या होगा? h square k square कैंसिल आउट कर दो, तो इक्वेशन क्या आ रही है? सर 2h into g minus g dash plus 2k into f minus f dash plus c minus c dash is equal to 0. k minus k dash, sorry, f minus f dash, नहीं सर, k बाहर आएगा और हाँ k बाहर आएगा, राइट, f minus f dash k सर plus c minus c dash. is equals to 0। अब अगर ये h कॉमा k को मैं x और y से रिप्लेस कर दूं, तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आ रही है। हाँ सर। बस हो गया काम, प्रूफ हो गया। तो दिस इज द रेडिकल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन आ रही है और यही होगा इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। मतलब कुछ करना नहीं है, ये इक्वेशन याद नहीं रखनी है, प्रोसेस बस देखना क्या किया मैंने। जिस पॉइंट पे h कॉमा k लिया है उसको बस इक्वेट कर दिया दोनों सर्कल से, तो अपने आप x स्क्वायर y स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, बाकी सारी चीजें बची हुई हैं। तो दिस इज रेडिकल एक्सिस एंड दिस इज कमिंग आउट एज अ स्ट्रेट लाइन। तो मेरा ये चीज तो प्रूव हो गई कि स्ट्रेट लाइन आएगी, और कैसी होगी वो देखते हैं। नाउ क्या रेडिकल एक्सिस किसी सर्कल के अंदर से पास हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। जैसे मान लो मेरे पास, यस सर, क्योंकि हम पावर ऑफ पॉइंट को pa into pv कर रहे थे। अगर मान लो, पहले मेरा क्वेश्चन सुन लो पूरा फिर बताना। जैसे मान लो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस कैन दिस बी रेडिकल एक्सिस, पॉसिबल है क्या? हाँ सर, मतलब दूसरे सर्कल का पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अच्छा, रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है?
कि लोकस ऑफ अ पॉइंट जहां से पावर इक्वल रहे, राइट? हाँ सर। अब अगर मैं इंटरनल पॉइंट लेता हूँ नहीं इस सर, सर्कल इक्वल नहीं रहेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव आएगा और उसमें बाहर है, तो राइट, फिर साइन ही चेंज होगा। यहाँ पे पावर क्या हो गई? पॉजिटिव इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, लेकिन इस सर्कल के रिस्पेक्ट में सर पावर कैसी दोनों हो गई? सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो देखते हैं अभी वो भी केस, बट यहाँ पे इस सिचुएशन में पॉसिबल है नहीं, इसमें नहीं है। रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस एक सर्कल के बाहर एक सर्कल के अंदर कभी पॉसिबल नहीं है। ये बात ध्यान से सुनना, एक सर्कल के बाहर एक सर्कल के अंदर कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे सर्कल के अंदर में से पास होगी, एक तो रेडिकल एक्सिस है तो सारे पॉइंट के लिए ट्रू होना चाहिए, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए पावर नेगेटिव हो रही है, बाहर वाले पॉइंट के लिए पावर पॉजिटिव हो रही है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ऐसा कभी भी कोई केस नहीं आएगा कि एक सर्कल के लिए अंदर दूसरे सर्कल के लिए बाहर, ठीक है? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब बताओ, अगर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या दोनों दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे? हाँ, वो भी केस देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पहला वाला केस तो मैं बता ही चुका हूँ, बट ठीक है मैं एक बार वापस से लिख दे रहा हूँ। कुछ केसेस स्टडी करते हैं कि रेडिकल एक्सिस कहाँ कहाँ पे लाई करेगा, देखते हैं इसको। जैसे सबसे पहला केस 1, मेरे पास दो सर्कल्स एट जिनका सेंटर का डिस्टेंस d इज ग्रेटर देन r1 प्लस r2 है, ठीक है? तो दिस विल बी रेडिकल एक्सिस, उनके बीच में एक रेडिकल एक्सिस होगी। ये केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, इसी केस पे हमने प्रूव किया था यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया। नाउ सेकेंड केस, केस 2, मान लो दोनों सर्कल्स कोइंसाइडिंग है, कि मतलब टचिंग एक्सटर्नली या टचिंग इंटरनली, कोइंसाइडिंग नहीं, टचिंग एक्सटर्नली या टचिंग इंटरनली, this या this, तो what will be the radical center? सर वो जहाँ पे टच वो कर रहे हैं उसी tangent से होगा सर। वर्टिकल लाइन बना देंगे, टैंजेंट हो जाएगा उसका। ये वाली लाइन रेडिकल एक्सिस होगी, कॉमन टैंजेंट, यस सर। रेडिकल एक्सिस विल सर बी बट tangent ही क्यों होगा? कॉमन, बताता हूँ बेटा, टैंजेंट ऑल्सो यहाँ पे भी रेडिकल एक्सिस विल बी कॉमन टैंजेंट। अब मुझे कोई बताओ कि कैसे प्रूव करोगे इस चीज को? कॉमन टैंजेंट, हाउ विल यू प्रूव दिस? टैंजेंट ही क्यों होगा? मोहित ने पूछा ना, कैसे प्रूव करेंगे बताओ? सर केस 1 दिखाएंगे एक बार। केस बना देंगे, कैसे केस बनाओगे? नहीं सर, नहीं सर, मैं पूछ रहा था वो केस 1 इधर एक बार दिखाओ ना थोड़ा। अच्छा, बाकी है। केस 1 दिखाने को बोलो, ये तो पहले ही कर चुके ना, अच्छा हाँ जनरल वाला, हाँ, वही ओके वाला ओके केस। सर, ठीक है सर। हाँ, ये केस 2। सर वो पॉइंट पुट करेंगे तो S1 0 आ जाएंगे दोनों के। दोनों के S1 0 आ जाएंगे, वो पर्टिकुलर पॉइंट पुट करेंगे तो मतलब पावर दोनों की 0 आ जाएगी। नहीं, मान लो रेडिकल एक्सिस तो होता है ना कि एक ऐसा एक्सिस की जिसपे कोई भी पॉइंट लो, मतलब वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होगा ना, वो तो पूरी एक एक्सिस है ना। हाँ बाकी सर। जगह में तो अपोजिट आ जाएगा ना पावर का साइन। बाकी जगह पे अपोजिट आ जाएगा पावर का साइन, वेरी गुड। मान लो अगर कुछ ऐसा होता मेरे पास, मैं इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा अभी, डोंट वरी, बस लॉजिकली देखने की कोशिश करते हैं। मान लो रेडिकल एक्सिस कुछ ऐसी होगी मेरे पास, या रेडिकल एक्सिस कुछ ऐसी होगी मेरे पास, तो क्या दिक्कत है? मतलब ऐसी वाले में तो समझ रहा हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो सबके लिए ये नहीं पॉसिबल है। ये तो मैंने पहले ही डिसरिगार्ड कर दिया कि किसी एक सर्किल के अंदर से नहीं जाएगा, या तो दोनों के बाहर से जाएगा। बट वाई कैन नॉट दिस बी रेडिकल एक्सिस? वाई इट हैज टू बी दिस? क्वेश्चन समझ रहे हो ना? सर 0 हो ही नहीं रहा था। जीरो नहीं हो रहा, जीरो होना क्यों जरूरी है? सर एक पॉइंट से ही ये हो रहा है ना, मतलब दोनों। सर एक वो वाला पॉइंट डेफिनेटली आना चाहिए, वो टच जो कर रहा है। वो पॉइंट डेफिनेटली आना चाहिए। अच्छा, खुद ही सोचो कि अगर मैं यहाँ इस लाइन पे कोई भी टैंजेंट बनाऊंगा, तो दिस लाइन विल आल्सो बी एक्टिंग एज अ टैंजेंट फॉर दैट। यस सर। ये लाइन भी टैंजेंट की तरह एक्ट करेगी ना।
और ये दोनों के लिए लेंथ ऑफ टैंजेंट बराबर रहेगा हमेशा क्या? दोनों के लिए टैंजेंट है ना, सर्किल एस के लिए भी या सर्किल एस डैश के लिए भी। हाँ सर, वो भी बराबर रहेगा। तो दिस इज लेंथ ऑफ टैंजेंट, तो ये भी बराबर रहेगा, ये भी बराबर रहेगा। ये कॉमन लेंथ टैंजेंट है ना दोनों लाइन से। तो अगर इस टैंजेंट पे कोई भी पॉइंट लोगे तो हमेशा लेंथ ऑफ टैंजेंट इसी के बराबर आएगी। यस सर। तो दिस शुड बी रेडिकल एक्सिस। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? यस सर। एक को नहीं, सबको समझ में आ रहा है ना, एक दो को नहीं। तो हाँ वहां सर, से हाँ भी सर। मोहित समझ में आया? सर फिर से बताओ। हाँ सर इसीलिए ऐसा पूछ करिए, रहा था। एक एक करके कर दीजिए, पहले एक सर्कल पे दिखा दीजिए फिर दूसरे पे, और फिर वो दोनों इक्वल देखो रहेंगे तो मतलब अलग मान लो, अलग सर्कल हाँ इक्वल रहेंगे। मान लो ये जो मेरे पास ये एक सर्किल है, दोनों सर्कल्स हैं, इनका कोई कॉमन टैंजेंट है। तो अगर मैं इस पर कोई भी पॉइंट लूंगा तो लेंथ ऑफ टैंजेंट यही डिस्टेंस आएगी ना मोहित? हाँ सर। तो दोनों के लिए लेंथ ऑफ टैंजेंट बराबर रहेंगे ना हाँ हमेशा, कोई भी पॉइंट ले लो सर्किल पे। क्योंकि अगर ये पॉइंट लिया तो लेंथ ऑफ टैंजेंट तो यही वाली लेंथ हो गई ना, ये इतनी वाली, और वो दोनों के लिए बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू दिस। रेडिकल एक्सिस एक्सिस की डेफिनेशन में यही चीज तो है ना। हाँ ठीक है, इसके लिए भी वही चीज हो रही होगी राइट सर, साइड के लिए पावर भी। को डिस्टेंस जैसा भी ट्रीट करते हैं क्या? पावर पावर क्या ऑफ है? पॉइंट रूट ऑफ S1 है तो है ना, जो पावर ऑफ अ पॉइंट डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही है S1 ना, है मतलब इसका स्क्वायर कर लो। तो ट्रीट ओके कर हाँ। सकते हैं। लेंथ ऑफ टैंजेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो ना, क्योंकि इसका लेंथ ऑफ टैंजेंट, इसका लेंथ ऑफ टैंजेंट, रूट ऑफ S1 इज इक्वल टू रूट ऑफ S2 अगर हो रहा है तो आपको पता है ना S1 इज इक्वल टू S2 होना चाहिए, और दोनों हाँ पॉजिटिव या सर। डिस्टेंस की बात कर रहे हो। तो पावर को लेंथ ऑफ टैंजेंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। लेंथ ऑफ टैंजेंट इज नॉट इनकरेक्ट डेफिनेशन फॉर पावर। लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर मतलब इज नॉट इनकरेक्ट डेफिनेशन फॉर पावर। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि वो हर जगह वैलिड नहीं रहती, क्योंकि जब पॉइंट इनसाइड द सर्किल आ जाता है तो इशू आ जाता है। ठीक है, तो केस 2 समझा सबको? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में D इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 है, और इस सिचुएशन में क्या है? D इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये मुझसे मत बोलना एक्सप्लेन करने को। ये हम लोग दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज R1 माइनस R2, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। याद है जब केसेस पढ़ रहे थे हम लोग कॉमन टैंजेंट वाला? हाँ सर। हाँ यस सर, हाँ सर यार। वो डायरेक्ट और ट्रांसवर्स के लिए। हाँ ठीक है। अच्छा तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। क्या नॉर्मली S इज इक्वल्स टू S डैश करने से, S इज इक्वल्स टू S डैश करने से क्या डायरेक्टली मेरा क्या कहते हैं, रेडिकल एक्सिस मिल जा रेडिकल रहा है क्या? एक्सिस। हाँ सर। हाँ देखो यहाँ पे कोई पॉइंट P का सिग्निफिकेंस नहीं आया है ना, क्योंकि इसको तो मैंने रिप्लेस कर दिया। तो डायरेक्टली S इज इक्वल्स टू S डैश करूंगा तो रेडिकल एक्सिस मिल रही है मुझे। वही तो कर रहे हो ना, दोनों सर्कल्स यस को बस सर, इक्वेट कर देते वही हो, डेफिनेशन है। वही डेफिनेशन है। तो रेडिकल एक्सिस इज S इज इक्वल्स टू S डैश। ये लिख लो, ये मैं बताना भूल गया। रेडिकल एक्सिस के लिए S इज इक्वल्स टू S डैश करोगे। ठीक है, अब अगर ये चीज नोट कर लिया तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो क्या यहाँ पे S इज इक्वल्स टू S डैश करूंगा? हाँ सर को S इक्वल टू S डैश वापस समझा। अरे बेटा दोनों सर्कल को इक्वेट ही तो किया है ना यहाँ पे। अच्छा मैं वो लिखा, अच्छा सर चलो S1 S2 कंफ्यूज। नहीं S1 S2 नहीं यूज किया मैंने, S1 मैं हाँ इसलिए सर यूज करता हूँ। समझा हाँ समझा। तो S इज इक्वल्स टू S डैश विल बी द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो अब ध्यान से देखो इस केस 2 को, तो क्या S इज इक्वल्स टू S डैश मुझे कॉमन टैंजेंट की इक्वेशन भी दे रहा है क्या? हाँ सर, S माइनस S डैश इज इक्वल टू 0। S माइनस S डैश इज इक्वल्स टू 0, ये S इज इक्वल्स टू S डैश। तो हाँ कॉमन टैंजेंट निकालने का एक और फॉर्मूला आपके पास पता चल गया, S इज इक्वल्स टू S डैश कर सकते हो।
रेडिकल एक्सिस के लिए क्या करते हो, एस इज इक्वल टू एस डैश करते हो। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, रेडिकल एक्सिस कॉमन टैंजेंट ही है, एस इज इक्वल टू एस डैश विल गिव यू कॉमन टैंजेंट। सर इन दो केसेस के लिए हाँ, ना? इन फॉर इन दीस टू केसेस ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट केस 3 आगे बढ़ूं। पर ये मेथड इजी होगी ना? मेथड तो वो भी इजी है, कोई कॉमन टैंजेंट t इज इक्वल टू 0 ही तो करना है, मतलब दैट इज नॉट डिफिकल्ट बट स्टिल इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट निकालने। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट क्या होगी, डायरेक्ट टैंजेंट, ट्रांसवर्स टैंजेंट, एनीवन? b स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 स्क्वायर का रूट। r1 रूट लेते हैं, नहीं तो वहां से भी निकाल सकते हो, बट ठीक है, s इज इक्वल टू s डैश याद करना बहुत इजी है, दोनों सर्कल को इक्वेट कर लिया इस पर्टिकुलर केसेस के लिए। नाउ केस 3, केस 3 देखो, ये प्लीज यार किसी को किसी भी पॉइंट पे ना कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो उसी टाइम पूछ लेना, डू नॉट हेजिटेट। मैं वापस से रिपीट करने को रेडी रहता हूँ, कुछ ऐसा ना हो कि आप लोगों को समझ में ना आए। Now what will happen if two circles are intersecting? यही वाला केस आप पूछ रहे थे ना बार बार, कौन पूछ रहा था? S is equals to 0 and S dash is equals to 0. Now what will happen? What will be my सर वो radical कॉमन axis? कॉर्ड से पास करेगा। कॉमन कॉर्ड से पास करेगा, कैसे प्रूव करोगे? सही है, मतलब ऑब्वियसली सही है। सर A स्ट्रेट है, ये लाइन B है और हमको 2 पॉइंट्स मिल गए जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 पॉइंट्स मिल गए जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई ना कि स्ट्रेट लाइन है और रेडिकल एक्सिस के लिए, क्योंकि देखो इसके अंदर वाला कोई पॉइंट रहेगा तो दोनों सर्कल के लिए निगेटिव हो गया पावर, इस सर्कल के लिए भी, एस के लिए भी, एस डैश के लिए भी, इनके अंदर वाले पॉइंट पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे दोनों का पावर 0 हो जाएगा, राइट, ऑन द सर्कल लाई करेगा दोनों, हाँ सर। और आउटसाइड के लिए दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कह सकता हूँ ना कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो रहेगी, दोनों का कॉमन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो रहेगी, दैट विल बी माय रेडिकल एक्सिस। हाँ सर। बाकी लोग हाँ सर। Yes, so okay, the radical axis will pass through A and B. Radical axis क्या होगा इस सिचुएशन में, S is equals to S dash, और वो S is equals to S dash क्या कॉमन कॉर्ड भी है क्या? yes sir. हाँ तो अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर गए आपस में तो S is equals to S dash will give you कॉमन कॉर्ड। Yes sir. हाँ सर। तो बस कॉमन कॉर्ड निकालने का भी एक पता चल गया आप लोगों को रेडिकल एक्सिस के थ्रू। हाँ सर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, D is equals to D is less than R1 plus R2 and greater than Sir R1 minus R2 का mod. केस वो वाला है जब दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मैं कुछ मतलब अब कुछ केस मैं प्रूव नहीं करूंगा, बट मुझे विजुअलाइजेशन से बताना कि रेडिकल एक्सिस कहाँ लाई करेगा। दिस इज, चलो ठीक है, केस ले लेते हैं, केस 4। what will be my radical axis if I have something like this? एक सर्कल के अंदर, कंप्लीटली अंदर दूसरा सर्कल है, where will my radical axis be? Where could my radical axis be? सर बड़े वाले सर्कल के बाहर ही होना चाहिए। बड़े वाले सर्कल के बाहर ही होना चाहिए, राइट? तो ये रेडिकल एक्सिस बोल सकता हूँ क्या? नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि अगर यहाँ से टैंजेंट बनाया तो क्या इक्वल नहीं आ सकते? लेकिन सर एक फिर तो वो दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाएगा ना। तो पॉइंट तो ये है ना बेटा, जहाँ से डिस्टेंस निकाल रहे हो। हाँ सर, बाहर हो सकता, बाहर हो। पॉइंट तो बाहर ही है ना जहाँ से आप देख रहे हो। हाँ आप तो इस एक्सिस तो पे है। पॉइंट देख रहे हो ना। हाँ सर वो तो है। हाँ, तो हो सकता है ना
हाँ तो दिस विल बी रेडिकल एक्सिस फॉर दिस केस, मतलब आउटसाइड बोथ द सर्कल्स होगा, आउटसाइड द बिगर सर्कल होगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर इनसाइड ले लोगे तो एक सर्कल के लिए पावर पर नेगेटिव, वो दूसरे के लिए हाँ, पॉजिटिव आ दूसरे जाएगी, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। तो वो नहीं हो सकता। तो तो सर पावर फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा तो सोचो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा तो शायद ना बने वो रेडिकल एक्सिस। नहीं बनेगा, नहीं सही तभी बोल रहे हो। मिल सकता। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए नहीं बनेगा, देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक ये पर सर्कल हो उसमें गया, लेंथ ऑफ टैंजेंट कभी इक्वल हो ही नहीं पाएगी ना। बन जा, हाँ मान लो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना है थोड़ा सा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, नो रेडिकल एक्सिस। प्रूव करो कैसे, लॉजिकली प्रूव करो, मैं मैथमेटिकली प्रूव करने को नहीं कह रहा हूँ, मैथमेटिकली भी मैं कर दूंगा। G माइनस जी डैश 0 हो जाएगा तो वो वैसे। वेरी गुड, मैथमेटिकली कर दिया उसने। जी माइनस जी डैश 0 हो जाएगा, एफ माइनस एफ डैश 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सी माइनस सी डैश बचेगा, और सी माइनस सी डैश कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो सब लोग ना, क्योंकि सेंटर्स कॉन्साइड कर गए तो जी और जी डैश बराबर हो गए, एफ और एफ डैश बराबर हो गए, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0। क्या बचेगा, सिर्फ सी माइनस सी डैश बचेगा। ऑब्वियसली सी माइनस सी डैश बराबर नहीं रहेगा, बराबर हो जाएगा तो दोनों सर्कल ही सेम हो जाएंगे ना। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, सी माइनस सी डैश इज इक्वल टू 0, नहीं होना चाहिए, बट आएगा यही, नॉट पॉसिबल। तो ऐसा विजुअलाइज कैसे करेंगे, मतलब विजुअलाइज ऐसे करो कि मान लो मैंने रेडिकल, ऐसे कर सकते हैं कि एक पॉइंट बाहर से दोनों पे टैंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, तो जो पहले वाले, तो उस पॉइंट का और सेंटर का डिस्टेंस सेम रहेगा दोनों सर्कल्स के लिए, तो जो टैंजेंट की लेंथ रहेगी, मतलब उसमें फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा ट्रायंगल, सकते हाँ इनइक्वालिटी इन हैं, और फिर ट्रायंगल्स उसमें देख सकते दोनों हाँ लेंथ वहां कभी से देख इक्वल सकते हो। आएंगी नहीं। ये तो लॉजिकली भी थोड़ा सा एक बार देखो कि एक सर्कल के अंदर एक सर्कल के बाहर तो कभी नहीं जाएगा, तो वो केस में डिस्कस ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ टैंजेंट बनाओगे तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा, यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा, ऑब्वियसली दोनों में बहुत डिफरेंस रहेगा ना, कभी दोनों सेम नहीं हो Yes, सकते ना। क्यों नहीं हो सकते बताओ। सर ट्रायंगल बनाएंगे फिर इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स लगा सकते हैं। इनइक्वालिटी बहुत सारे तरह से विजुअलाइज कर सकते हो, तो ठीक है, ज्योमेट्री से भी वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 केसेस होते हैं, रिमेंबर नो रेडिकल एक्सिस होता है, ये रेडिकल एक्सिस नहीं है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। नो रेडिकल एक्सिस पॉसिबल होता है व्हेन टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। ये कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब हो गया कि सेंटर सेम हो गया, सेंटर सेम हो गया। मैथमेटिकली सी माइनस सी डैश कोई कांस्टेंट आएगा, दिस विल बी समथिंग कांस्टेंट, तो ये कैन नॉट बी इक्वल टू 0। कुछ कांस्टेंट इक्वल टू 0 कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो थ्योरी सबको समझ में आ गई, रेडिकल एक्सिस क्या होती है। यही सारी फिगर्स आप देखोगे अपने बुक में या मॉड्यूल में, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिया हुआ है, बट दिस इज द इजीएस्ट वे दैट आई कैन टीच। मतलब आई होप सबको समझ में आ गया होगा। S इज इक्वल सर टू एक चार्ज थ्योरेटिकल करोगे केस तो वो भी आ जाएगा ना, जब दोनों सर्कल्स कोइंसाइड कर रहे होंगे तो फिर इनफाइनाइट रेडिकल एक्सिस आ जाएंगे। हाँ, मतलब थ्योरेटिकली इनफाइनाइट आएंगे, बट रेडिकल एक्सिस के लिए हम क्या करते हैं ना, हम रेडिकल एक्सिस के लिए पहले ही बोल देते हैं कि सर्कल्स शुड बी डिफरेंट, ये ओके पहले ही अजम्पशन ले लेते हैं। मतलब थ्योरेटिकली बोल सकते हो कि हाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडिकल एक्सिस आर पॉसिबल। मतलब बेसिकली क्या होगा कि अगर दो सर्कल्स कॉन्साइड कर जाएंगे तो सर्कल के बाहर वाला कोई भी पॉइंट होगा, तो दैट पॉइंट इज अ रेडिकल पॉइंट, बोल सकते यस हैं ना। एंड इफ दैट पॉइंट इज अ रेडिकल पॉइंट, तो बेसिकली वो कोई रेडिकल एक्सिस नहीं मिलेगी, वो पूरा एक रेडिकल प्लेन मिलेगा आउटसाइड द सर्कल, एवरीथिंग सर इज इनसाइड द सर्कल भी तो मिलेगा ना, क्योंकि दोनों नेगेटिव ही इनसाइड रहेंगे, द सर्कल भी मिलेगा, पूरा तो बेसिकली प्लेन एक ही हो प्लेन ही जाएगा। मिलेगा, पूरा प्लेन पूरा प्लेन हो जाएगा, राइट। इनसाइड द सर्कल भी मिलेगा उस सिचुएशन में, तो पूरा प्लेन ही हो जाएगा। तो मतलब ठीक है, दैट इज थ्योरेटिकली बोल सकते हो, बट इसके लिए स्टार्टिंग में ही मुझे मेंशन कर देना चाहिए था कि रेडिकल एक्सिस हम दो डिफरेंट सर्कल्स को स्टडी करते हैं, दो डिफरेंट सेम सर्कल पे, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर।
अब मान लो एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास कि मेरे पास एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक और सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड रेडिकल एक्सिस। इससे सिंपल क्वेश्चन आपको कभी दिखाया गया? नहीं सर। क्या होगा रेडिकल एक्सिस बताओ जल्दी से। 2x plus 4y 2x plus 4y equal to 1. 2x plus 4y is equals to minus 2. -2. -2 तो x plus 2y plus 1 is equals to 0। आंसर आ गया। क्या करना है, इसको s बोला, इसको s डैश बोला, s is equals to s डैश करो, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो क्या आ जाएगा 2x plus 4y plus 1 is equals to -1। x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, इसको भी इधर लाओगे तो 2x plus 4y plus 2 is equals to 0, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, यही आंसर आ गया। तो आई होप क्लियर होगा। रेडिकल एक्सिस निकालने का तरीका s is equals to s डैश करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -3 इज इक्वल्स टू 0, ये एक सर्कल है। और एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइंड रेडिकल एक्सिस। Sir, 3x minus 4y plus half equal to 0. Yes, sir. 3x minus 4y Plus half half, equal. sir. प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 0। यहाँ इसको डिवाइड बाई 2 कर लेना। Divided by 2 कर दिया हाँ उसको। सर, उस पे हाफ आ गया। उसके बाद इक्वेट करना। जब भी सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट कर दो 1 से, उसके बाद क्वेश्चन सिंपलीफाई करो। ठीक है, आगे बढ़े। रेडिकल एक्सिस कंप्लीट हो गया, रेडिकल सेंटर पे बढ़े। Yes, sir. सर हाँ बोलो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के केस में एटलीस्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तो आएंगे ना जहाँ पावर इक्वल हो रहा होगा? नहीं आएंगे ना बेटा, कैसे आएंगे? कोई भी एक पॉइंट बताओ मुझे। सर मतलब वो दो सर्कल के बीच में कोई पॉइंट नहीं देख सकते क्या? दो सर्कल के बीच में फिर वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाए। एक नहीं, मान लो दोनों सर्कल के बीच में कोई पॉइंट देख रहे हो तो खुद ही बताओ कि इस पॉइंट से डिस्टेंस कम है और इस पॉइंट से डिस्टेंस ज्यादा नहीं दिख रहा है आपको। हाँ सर। तो वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। और अगर मान लो कहीं बाहर दिख रहे हो तो बाहर से भी डिस्टेंस हमेशा बड़े, बाहर वाले सर्कल का डिस्टेंस हमेशा ज्यादा पास हो जाएगा ना, किसी भी पॉइंट पे ले लो अंदर वाले सर्कल से, हाँ सर। तो कभी पॉसिबल नहीं है, कोई रेडिकल पॉइंट भी नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर तो क्या होता है रेडिकल सेंटर? एनीवन? सर, जो दोनों सर्कल के सेंटर से लाइन पास हो रही होगी और जो रेडिकल एक्सिस है उसका इंटरसेक्शन है क्या? नहीं मतलब एग्जैक्टली वो नहीं है। यहाँ पे दो से ज्यादा सर्कल्स रिक्वायर्ड होंगे। जैसे मान लो मैंने 3 सर्कल्स बनाए, 3-4 रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन। हाँ, तो सारे रेडिकल एक्सिस का जो इंटरसेक्शन आएगा वो रेडिकल सेंटर होगा। तो जैसे मान लो दिस circle is s is equals to 0, this circle is s dash is equals to 0 and this circle is s double dash is equals to 0। तो s और s dash का रेडिकल सेंटर बनाओगे तो कुछ इस टाइप का आएगा रेडिकल एक्सिस, सॉरी। सिमिलरली s और s डबल डैश का बनाओगे
ऐसा आएगा कुछ, और सिमिलरली इन तीनों का बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये जो पॉइंट है इसको प्रूव भी करेंगे कि कॉन्करेंट है। दिस इज रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर। तो इसके लिए देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए, मतलब गिवन है ये चीज कि नो टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक, कोई भी दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, एंड सेंटर्स आर नॉट कोलिनियर, centers are not collinear। ये गिवन कंडीशन पे ही ये करेगा। तो ये जो सेंटर बनता है ये रेडिकल सेंटर बनता है। अब कोई प्रूव करो कि कॉन्करेंट क्यों है। मतलब तीनों लाइंस आकर के क्यों मीट कर जानी, तीनों रेडिकल एक्सिस क्यों, बाय आर all the three radical axes meeting at a particular point, why are they concurrent? वो इक्वेशंस हमने ऐसे ही बनाए कि s is equal to s dash, s dash is equal to s double dash और s is equal to और s double equals dash। s double dash। हाँ सर, तो जो s और s dash मतलब जो एक सॉल्व इक्विलैटरल हो रहा ट्रायंगल होगा बनेगा। वो ही आ जाएगा ना। जैसे मान लो, हम सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। जैसे मान लो मैंने एक h, k पॉइंट लिया r, तो s और s डैश को अगर सॉल्व करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, और लेट्स से s डैश और s डबल डैश को सॉल्व करेंगे तो एक और लाइन मिलेगी। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेट्स से मैंने r ले लिया h, k, दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट तो ले सकते हैं अरे ना। वो अब मुझे, हाँ, अब लाई मुझे ये भी करेगा प्रूव, एक। हाँ, अब मुझे ये भी प्रूव करना है कि s इज इक्वल्स टू s डैश पे भी लाई करेगा, राइट। तो आपको दिख रहा है क्योंकि सर इन दोनों इक्वेशंस को सीधा ऐड ही कर देंगे तो हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे, या दोनों को, हाँ, दोनों को ऐड कर दोगे तो भी हो जाएगा। s इज इक्वल्स टू s डैश यहाँ से आ रहा है, तो सिंस ऐसे भी तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। देखो इसको अगर किसी और तरीके से प्रूव करना चाहते हो तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, टैंजेंट बना रहा हूँ। इस पॉइंट से अगर मैंने s इज इक्वल्स टू s डैश है क्योंकि ये पॉइंट इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ टैंजेंट बनाऊंगा और यहाँ टैंजेंट बनाऊंगा तो देन लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स विल बी इक्वल, राइट। ऑल्सो ये पॉइंट मुझे लेट्स से s इज इक्वल्स टू s जीरो एंड s डैश इज इक्वल्स टू जीरो सॉल्व करने के बाद, और s इज इक्वल्स टू जीरो एंड s डबल डैश इक्वल टू जीरो सॉल्व करने के बाद मिला है, तो दिस लेंथ ऑफ टैंजेंट विल बी इक्वल टू दिस ऑल्सो, पावर ऑफ अ पॉइंट ना, इस पॉइंट का मतलब मैं दो लाइंस सर को हम इंटरसेक्टिंग, हमेशा लेंथ ऑफ टैंजेंट को देख रहे हैं। क्योंकि बेटा लेंथ ऑफ टैंजेंट ही पावर ऑफ, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो लेंथ ऑफ टैंजेंट देख सकते हो, पावर ऑफ अ पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकता है ना वो लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर। अभी तो मैंने हाँ बताया हाँ ऊपर हाँ कि रूट ऑफ s1 इज इक्वल टू रूट ऑफ s, तो हाँ स्क्वायर सर कर याद दो है। तो पावर ऑफ अ हाँ पॉइंट हो याद गया है। ना। तो देखो यहाँ से r क्या हुआ, r इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ये s इज इक्वल टू s डैश करोगे एक लाइन मिलेगी, s डैश इज इक्वल टू s डबल डैश करोगे तो एक लाइन मिलेगी। s इज इक्वल टू s डैश किया तो एक लाइन मिली, ये लाइन। s डैश इज इक्वल टू s डबल डैश किया तो एक लाइन मिली, इन दोनों के इंटरसेक्शन को r बोला। तो सिंस यहाँ से भी लेंथ ऑफ टैंजेंट, यहाँ से भी लेंथ ऑफ टैंजेंट, यहाँ से भी बराबर है, तो तीनों जगह से अगर बराबर है तो तीनों इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि एक ऐसा पॉइंट है रेडिकल सेंटर जहाँ से तीनों का पावर बराबर है, और तीनों का पावर बराबर है तो तीनों के रेडिकल एक्सिस पे वो लाई करेगा, राइट ना। यस सर। तो वहां से भी प्रूव हो जाएगा। तो रेडिकल सेंटर की डेफिनेशन लिख लो, कंकरेंट होता है मतलब वो, ठीक है। रेडिकल सेंटर की डेफिनेशन लिख लो, radical center is a point of intersection of radical axis of each pair out of three circles। अब यहाँ पे थ्री सर्कल मेंशन है तो दैट डजंट मीन कि थ्री सर्कल के लिए ही रेडिकल सेंटर पॉसिबल होगा। क्या चार सर्कल के लिए भी रेडिकल सेंटर पॉसिबल है? हाँ सर। है ना।
हाँ सर। यस सर। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ अगर रेडिकल एक्सिस की बात कर रहे थे हम लोग थोड़ी देर पहले, रेडिकल सेंटर सबको क्लियर है ना? फिर मैं विजुअलाइजेशन पे हाँ पहुंचता हूँ। हाँ सर। ठीक है डेफिनेशन और पॉइंट कंकरेंट कैसे हो रहा है, सेंटर क्या होता है जहाँ पे सबके रेडिकल एक्सिस मीट कर रहे होते हैं। अब जैसे मान लो सर्किल के लिए रेडिकल एक्सिस आ रही है मेरे पास, एक लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सर्कल इज मतलब रेडिकल सेंटर इज पार्ट ऑफ ओनली सर्कल्स। ये हम पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मान लो मेरे पास कोई स्फेयर हो गया, 3D फिगर हो गया, समथिंग स्फेरिकल आ गया, तो उसमें क्या होगा? रेडिकल एक्सिस क्या रहेगी, कैसी रहेगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? एक दो मेरे पास सर्कल्स हैं, सर्कल के लिए रेडिकल एक्सिस मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन टाइप की आ रही है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई विल बी हैविंग टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, उनका रेडिकल एक्सिस कैसा बनेगा? सर प्लेन सरफेस बनेगा एरिया, क्या? सरफेस एरिया क्या बनेगा? एक प्लेन सरफेस बनेगा। एक प्लेन बनेगा ना? जैसे हाँ मान सर। लो इमेजिन करो कि अर्थ है और मून है, दो बड़े बड़े स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, हेवनली बॉडीज हैं। तो उनके बीच में अगर मैं कोई रेडिकल एक्सिस बनाना चाहूंगा तो वो एक सिर्फ एक लाइन पे लाई नहीं करेगी, वो एक प्लेन पे लाई करेगी। दोनों के परपेंडिकुलर सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होगा, उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उस पे लाई करेगी। मतलब किसी भी पॉइंट पे उस प्लेन पे मैं अगर मून पे एक टैंजेंट बनाता हूँ और अर्थ पे एक टैंजेंट बनाता हूँ उस प्लेन पे, इसको विजुअलाइज करना, बस विजुअलाइजेशन के लिए बता रहा हूँ। तो दैट विल बी इक्वल, तो वो पूरा एक प्लेन होगा, दैट विल नॉट बी अ लाइन। ये चीज समझ रहे हो यस सर। एवरीवन? तो अब बताओ मुझे कि अगर मैंने अज्यूमिंग हेवनली बॉडीज वैसे तो मूव करती रहती है, अज्यूमिंग दैट किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हम देख रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं किसी हेवनली बॉडीज को, तो क्या अगर मैं 3-4 प्लैनेट ले लूं अपने सोलर सिस्टम का, तो देयर विल बी अ रेडिकल सेंटर? विल देयर बी अ रेडिकल सेंटर एवरीवन? अब वो रेडिकल सर सेंटर कैसा होगा? सर वो एक लाइन लाइन हो होगी क्या? जाएगी क्योंकि वो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना। प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो सॉर्ट ऑफ एक लाइन टाइप का बन रहा होगा यस सर। एवरीवन, हाँ सर। ठीक है। तो दिस इज मतलब ठीक है, इसका आगे का यूज देखेंगे कभी, ठीक है। मतलब दिस इज अ विजुअलाइजेशन जस्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट में है या कहीं पढ़ोगे। दिस इज जस्ट अ पार्ट कि रेडिकल सेंटर एग्जिस्ट करते हैं हेवनली बॉडीज पे भी, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो। अच्छा अगर मान लो मैं मोशन, प्लेन का मोशन भी कंसिडर करूं, लेट्स से इफ आई एम कंसिडरिंग लेट्स से मार्स ले लिया, अर्थ ले लिया एंड सन ले लिया, and let's consider the motion. So what will be the motion of radical center? सोच सकते हो? कहीं रेडिकल सेंटर होगा किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, ठीक है। सबके ऑर्बिट एकदम डिफरेंट डिफरेंट हैं, कंसिडरिंग दैट दे आर स्फीयर, कंसिडरिंग दैट दे आर स्फीयर। तो मोशन सोच सकते हो कैसा होगा रेडिकल सेंटर का? सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या पूछ रहा हूँ? यस सर। तो ठीक है, मतलब ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, लीव इट, बट इंटरेस्टिंग है। जैसा। एलिप्स जैसा मतलब, हाँ सर, सारी ऑर्बिट्स एलिप्टिकल टाइप होती हैं। मतलब सारे ऑर्बिट्स इलेक्ट्रिकल टाइप के होते हैं, बट सबकी पोजीशनिंग भी तो डिफिकल्ट होती है ना, सबकी स्पीड भी तो डिफरेंट रहती है ना, सर तो बहुत वो ऑर्बिट डिफिकल्ट है। सर्कल भी बट अलग पेस नेसेसरी पर नहीं कर है रहे ना होंगे तो कि फिर ऐसे तो नहीं मिल हाँ पाएगा। 4 सर्कल्स के नहीं बता लिए सकते हो, मिलेगा ही हमें, हाँ मतलब बहुत क्योंकि डिफिकल्ट हो जाएगा कॉम्प्रिहेंड करना, क्योंकि स्पेसिफिक मार्स जो केसेस होगा, होंगे 4 सर्कल्स में भी। मार्स, हाँ मार्स जो होगा वो डिफरेंट स्पीड पे मूव कर रहा होगा, अर्थ जो होगा वो डिफरेंट स्पीड पे मूव कर रहा होगा, दोनों का पाथ भी डिफरेंट सर होगा। कभी और कभी वो कोलिनियर भी हो जाएंगे तो उस टाइम पर वो रहेगी ही हाँ नहीं हमारे पास रेडिकल सही नहीं सेंटर। रहेगी, वेरी गुड। तो उस टाइम पे नहीं सर पॉसिबल तो होगी, तो इसमें मतलब ये ठीक भी है, बोल इट इज सकते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट है 3 सर्कल कॉम्प्रिहेंड करना, के लिए मैंने तो ऐसे ही पूछ गारंटी लिया था। मिलेगा, लेकिन 4 सर्कल के लिए 4 सर्कल के रहेगा, मतलब मोशन में नहीं होना चाहिए बस, नहीं सर, मतलब मोशन में तो हर बार कॉम्प्रिहेंड, 4 सर्कल के लिए नहीं मिलेगा।
हर बार 4 सर्कल के लिए नहीं मिलेगा, तो हर बार तो 3 सर्कल के लिए भी नहीं मिलेगा, हाँ वो लाइन में रहेंगे तो कोलिनियर रहेंगे। वो अच्छा, कोई कैसे? प्रूफ करो इस चीज को कि कब कब नो रेडिकल सेंटर्स पॉसिबल होते हैं। नो रेडिकल सेंटर्स सर एक तो सेंटर्स कोलिनियर हो जाए। पॉसिबल व्हेन, हाँ पहला सर जब centers are सेंटर्स कोलिनियर रहेंगे तो फिर वो जो रेडिकल एक्सिस रहेंगी वो पैरेलल रहेंगे, तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। राइट, व्हेन सेंटर्स आर कोलिनियर। देखो इस चीज को समझाने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 सर्कल्स लेते हैं, तीनों को कोलिनियर कर दिया, तीनों के सेंटर्स को कोलिनियर कर दिया, तो इसकी रेडिकल एक्सिस इधर आएगी, इसकी रेडिकल एक्सिस इधर आएगी, और वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो कोई रेडिकल सेंटर ही नहीं बनेगा, तो दैट इज व्हाई नो रेडिकल सेंटर्स। सेकंड, सर और वो बचे हुए लास्ट के दो की सर्कल के बीच से पास करेगी तो वो भी नहीं हो सकता। बचे हुए लास्ट के 2 केस, when no radical axis exist, हाँ जब कोई रेडिकल एक्सिस ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो रेडिकल सेंटर कैसे बनेगा। रेडिकल जैसे मतलब वो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हो गया था, कॉन्सेंट्रिक वाला, ये वाला केस 5 हो गया। हाँ। तो ये 2 केसेस हैं जब कोई रेडिकल सेंटर नहीं बनता। ओके, तो यहाँ तक एवरीवन इज विद मी? यस सर। समझ रहा है? सर ठीक है, नाउ बहुत सिंपल सा है, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाने की कोशिश करता हूँ। मेथड्स टू डिटरमाइन रेडिकल सेंटर, क्वेश्चन ही करेंगे सीधे। मेथड्स टू डिटरमाइन रेडिकल सेंटर। तो जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेरे पास 3 सर्कल्स गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y minus 1 is equals to 0, and x square plus y square plus 2x minus 6y minus 6 is equals to 0। तो कैसे निकालेंगे? सर सबसे सिंपल तो है कि वही दो सब्स्टिट्यूट कर देंगे x दो स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल सर्कल्स टू को 4। इक्वेट कर देंगे 2 बार, तो उससे 2 लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगे और उसको सॉल्व कर हाँ। देंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। राइट, अगर आप सही बोल रहे हो, एकदम सही है। अगर मैं s इज इक्वल्स टू एस डैश करता हूँ, ऑल्सो s इज इक्वल्स टू एस डबल डैश करता हूँ, तो मुझे 2 रेडिकल एक्सिस मिल जाएंगे। आई विल बी गेटिंग रेडिकल एक्सिस 1 एंड रेडिकल एक्सिस 2, और इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन विल गिव मी द रेडिकल सेंटर। तो बस यही फॉलो करना है, दिस इज द इजीएस्ट, दिस इज द मतलब यही एक अप्रोच है जो फॉलो ही करनी है, कुछ और करना ही नहीं है। तो एक सर्कल गिवन है, एक और सर्कल गिवन है, s इज इक्वल्स टू एस डैश करोगे ये इक्वेशन मिलेगी, s इज इक्वल्स टू एस डैश करोगे ये इक्वेशन मिलेगी, यही पॉइंट रेडिकल सेंटर हो जाएगा। तीसरा इक्वेट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको पता है कि कॉन्करेंटली होते हैं। तो जल्दी से बताओ क्या आ रहा है? सर वो ऊपर वाला दिखाओ ना 1 मिनट। हो गया सर, थैंक यू। इसको ऐसे भी पूछ सकता था, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग रेडिकल सेंटर आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि फाइंड अ पॉइंट whose power is equal with respect to all circles, find a point whose power is equal। हाँ, मतलब जहाँ से सारे पॉइंट मतलब टैंजेंट, हाँ मतलब ठीक है, मतलब पावर ऑफ अ पॉइंट टैंजेंट से इक्वेट कर लो, क्योंकि हो सकता है एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी करे, बट
क्या आया? -7, -4. ना, सर 1,0 आ रहा है। 1,0 आ रहा है। y0 आ रहा है। अगर s इज इक्वल टू s डैश करते हो तो क्या आएगा? x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 इधर रहेगा, -4 को इधर सर लाओगे पहले तो क्या आ वाले में आ जाएगा? जाएगा 3x - 4y - 3 = 0। ये आ रहा है। और Plus अगर s इज सर इक्वल फिर टू s s डबल और डैश, s डबल डैश को कर दीजिए तो 2x - 6y - 2 = 0 आ रहा है। हाँ 2x - 6y - 2 = 0, राइट। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर ले। 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो रेडिकल सेंटर जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 1,0। ठीक है, सबको समझ में आ गया कैसे निकालना है रेडिकल सेंटर? यस यस सर। ठीक है, अब सारी टाइप के केसेस देख लेते हैं, रेडिकल सेंटर कहाँ कहाँ पे लाई करेगा। सर वापस एक बार बताओ। वापस से बताऊं, देखो इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो रेडिकल एक्सिस मिलेगा। हाँ सर। एक रेडिकल एक्सिस आ गया। पहली और तीसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, एक रेडिकल एक्सिस मिलेगा। हाँ सर। इक्वेट कर दोगे और दोनों सर्कल का, दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन ही तो रेडिकल सेंटर होता है। हाँ सर समझे। एस इज इक्वल टू एस डैश किया, ये इक्वेशन आ गई। दूसरे वाले को इक्वेट किया, ये इक्वेशन आ गई। और फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, रेडिकल सेंटर आ गया। सर वो इक्वेशन निकालने में गलती कर दी। हाँ हो सकता है उधर गलती की हो। ठीक है, तो केसेस देखते हैं रेडिकल सेंटर कैसे कैसे लाई करेंगे। तो आप बताओ मुझे कहाँ पे लाई करेगा। सबसे पहला केस कि तीनों सर्कल्स एक दूसरे से इंटरसेक्टिंग है। एक सेकेंड, बताओ कैसा आएगा। सर वो बीच में एक कॉमन इंटरसेक्शन वाला रीजन बनेगा ना, उसके अंदर एक पॉइंट होगा। नहीं तो उसके अंदर एक पॉइंट होगा, कैसे प्रूव करोगे इसको? मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ये बोल रहे हो ना? सर वही वो कॉमन कॉर्ड बना देंगे। कॉमन कॉर्ड बना लोगे, सही है। जैसे मान लो ये सर्कल एस है, ये एस डैश है, ये एस डबल डैश है, तो एस और एस डैश का कॉमन कॉर्ड यहाँ से पास करेगा, एस डबल डैश और इसका ये कॉमन कॉर्ड यहाँ से पास करेगा। तो यही जो पॉइंट आ जाएगा, दिस पॉइंट विल बी रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर। तो यहाँ के लिए अगर अंदर वाले देखोगे तो तीनों नेगेटिव आएंगे, या तो बाहर देखोगे तो तीनों पॉजिटिव आ जाएंगे उस रेडिकल सेंटर के लिए। तो दैट पॉइंट विल बी रेडिकल सेंटर। ये कॉर्ड्स हैं। केस 2, अच्छा कभी ऐसा पॉसिबल है क्या, केस 2 छोड़ो, कि दो इंटरसेक्ट करें और एक यहाँ करें, तो रेडिकल सेंटर कहाँ आएगा? अगर ऐसा कुछ बनाता हो तो आएगा भी कि नहीं आएगा? पॉसिबल है? थर्ड सर्कल अगर रेडिकल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देगा तो नहीं आएगा कॉमन कॉर्ड को। सर उन बीच में एक लाइन आ सकती है ना, जो मतलब एक सिंगल सर्कल और नीचे जो दो सर्कल है उसके। हाँ सर ऐसे एक। अच्छा सोचना थोड़ा और, नहीं आएगा। there will not be any radical center possible। मैं इसको लिख दे रहा हूँ ऐसा, not possible। बट थोड़ा सा और सोचना कि क्यों ऐसा है। नो रेडिकल सेंटर। चलो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस, एक तो केस मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया जब तीनों दूर दूर हैं, तो रेडिकल सेंटर कहाँ आएगा?
जो भी है, मतलब दिस विल बी Possible नहीं रेडिकल सेंटर। ठीक है, ये सर, पहला ही वाला केस केस है। क्या केस? केस 1 में पॉसिबल नहीं है। केस 1 में पॉसिबल नहीं है, क्यों? है तो, ये बनाया तो है। अच्छा, वो अलग है। हाँ, ये वाले में नहीं पॉसिबल, ये तो मैंने एक्स्ट्रा पूछा है, दिस इज नॉट अ सर वो पर्टिकुलर केस। वही देखा हाँ उसके बाद। नहीं, ये मैंने एक्स्ट्रा पूछा है, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा। ये सेकंड केस हो गया, सेकंड केस पहले ही बता रखा है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ 3 सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर? एनीवन? बनेगा क्या कोई रेडिकल सेंटर? लग तो नहीं रहा। नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? सर उस सर्कल को अगर आप वो बीच डुप्लीकेट वाले करके एरिया मूव में, कर दीजिए ना। हाँ, बीच वाले एरिया में नहीं, एक मिनट। हाँ, बीच वाले एरिया में ही आएगा, सही बोल सर रहे हो। बीच वाले एरिया में उनके ही कॉमन कॉमन टेंजेंट ये टेंजेंट्स होगा, वहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा। इंटरसेक्ट होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से कॉमन टैंजेंट बनाऊंगा, मान लो ये एज्यूमिंग कर लेना कि है दिना, यहाँ से कॉमन टैंजेंट बनाऊंगा, यहाँ से कॉमन टैंजेंट बनाऊंगा और यहाँ से कॉमन टैंजेंट बनाऊंगा, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो रेडिकल सेंटर हो जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए हाँ सर। कंपलसरी नहीं है कि वो कॉमन टेंजेंट किसी तीसरे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है? हाँ, मेरा तो उससे मतलब, क्या फर्क पड़ता है? हाँ ठीक है, तुम हाँ ठीक है इसके ठीक लिए है और सर। इसके लिए रेडिकल एक्सेस बना रहे हो ना, वो कहीं भी हाँ इंटरसेक्ट करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है सर, ठीक है सर, मैं वैसे ठीक है, समझ तो गया। रेडिकल सेंटर वहाँ आ जाएगा। अच्छा, एक और केस, मतलब केस नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रिक नहीं है, इसका सेंटर अलग है, इसका सेंटर अलग है, इसका सेंटर अलग है, इसके लिए रेडिकल सेंटर लाई करेगा क्या? नहीं। होगा शायद। और होगा तो किधर होगा? सर्कल के बाहर। सर्कल के बाहर। बड़े वाले सर्कल के बाहर होगा ना, हाँ हाँ, क्योंकि इसका और इसका रेडिकल एक्सेस बनाओगे तो कहीं कुछ ऐसा आएगा, इसका और इसका रेडिकल एक्सेस बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, इन दोनों का हाँ, रेडिकल बाहर ही एक्सेस होना चाहिए। बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, तो रेडिकल सेंटर आएगा, पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल। सर तो इसको केस क्यों नहीं ले रहे आप? केस क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि ये ऐसे मैं जनरलाइज कर रहा हूँ बस। वो मेन केसेस तो ये होता है कि तीनों सर्कल या तो नॉन इंटरसेक्टिंग है, या तो तीनों सर्कल टच कर रहे हैं, या तो तीनों सर्कल इंटरसेक्टिंग है। मेन तो केसेस यही है ना। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, 2 सर्कल्स इनसाइड 1 सर्कल, ऐसे तो फिर इनफाइनाइट नंबर बहुत सारे केसेस बना सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक सर्कल थोड़ा सा बाहर निकल गया, एक सर्कल थोड़ा सा अंदर है, ऐसे कितने केसेस पढ़ोगे? यहाँ पे क्यों नहीं पॉसिबल हो रहा है, आदित्य बताओ। नहीं सोचा अब तक। नहीं समझा अब तक? तो शायद ये तीनों लाइनें कभी भी कॉन्करेंट नहीं हो पाएगी। किसने बनाया था वो एनिमेशन वाला ऐप? मतलब एनिमेशन किसने बनाया था आपसे? सर मैंने। आपने बनाया था ना? एक बार ट्राई करोगे इसको करने का? हाँ सर, मतलब क्लास के बाद देखता हूँ। क्लास के बाद देखना, ठीक है, और उसका एनिमेशन भी आदित्य मुझे भेजना। यस। ठीक है, आगे बढ़े। केसेस सबको समझ में आ गया ना, रेडिकल सेंटर क्या होता है? डेफिनेशन क्लियर है ना सबको? बस पॉइंट वही है, और रेडिकल सेंटर निकालते कैसे, बाकी केसेस एंड ऑल तो सारी चीजें अलग हैं। ठीक है, अरे 1-2 बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बाकी सब कहाँ सर हैं? एक सेकंड, आप लास्ट केस वापस बता सकते हैं क्या? ये 54 कैसे हो गए? इसके बाद कोई क्लास नहीं है क्या तुम लोग की? नो सर। तो इसका ये मतलब है कि लास्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें ड्रॉप करना जरूरी है। हाँ बताओ, क्या पूछ रहे हो? सर बस एक सेकंड, आप ये वापस बता सकते हैं क्या, क्या बोल रहे थे आप इस केस में? इस केस में पॉसिबल है ना रेडिकल सेंटर? देखो इसके लिए मैंने बस ये वाला सर्किल एस और एस डैश सोचो, तो इसके लिए रेडिकल एक्सेस कुछ इस टाइप की आएगी, बताया अभी हाँ मैंने। सर बन जाएगा। एस डबल डैश के लिए भी कुछ ऐसी एक्सेस आएगी, और एस डैश के लिए बीच में से आएगी, तो कोई रेडिकल सेंटर पॉसिबल तो है ही ना।
यस सर। मतलब ये केस नहीं है कुछ, मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में आया तो फिर मैंने बता दिया बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज, क्योंकि रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर से क्या ही क्वेश्चन बनेगा, एस इज इक्वल्स टू एच डैश से कितना टफ क्वेश्चन बना लेंगे, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो प्रॉपर्टी और प्रूव भी करने की कोशिश करेंगे सारी प्रॉपर्टी को साइड बाय साइड, ठीक है। और देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं लिख रहा हूँ कि radical axis is perpendicular to line joining centers. तो रेडिकल एक्सिस जो होती है मेरी वो परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स होती है। कैसे प्रूव करोगे? ये मेरे पास रेडिकल एक्सिस है, आपको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स का। हाउ विल यू प्रूव? एनीवन? सर एस इज इक्वल टू एच डैश से जो इक्वेशन आई थी उसको इसके स्लोप से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। वेरी गुड। हाँ सर, सबसे मतलब थोड़ा easy लंबा तरीका है, इसमें 2 नहीं, पॉइंट देगा लंबा तो नहीं, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। लंबा नहीं है, सबसे इजी तरीका यही है, ज्योमेट्री से बहुत लंबा जाता है ये क्वेश्चन, ज्योमेट्री से बहुत लंबा जाता है। सर ये तो एक तरह से वेरीफाई हो गया। हाँ, सबसे इजी वे यही है, मतलब अलजेब्रा अप्रोच करोगे, अलजेब्रा लगाओगे कि क्या करोगे कि आपको इस लाइन की इक्वेशन पता है, इक्वेशन पता है, इसका स्लोप पता है बेसिकली, आप रेडिकल एक्सिस का स्लोप निकालोगे, मतलब रेडिकल एक्सिस s1 इज इक्वल टू s2 करके आप इक्वेशन निकाल सकते हो, उसका स्लोप आपको पता चल जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट देखोगे तो -1 आ जाएगा। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू अप्रोच पता करने का। तो इक्वेशन ऑफ C1 C2 निकालोगे, उसके बाद फिर प्रूव कर लेना, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, प्रूव इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड S1 इज इक्वल टू S2 करके रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालोगे, और फिर फाइनली क्या करोगे? सर स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आ M1 जाएगा। इंटू, हाँ, -1 आ जाएगा, प्रूव कर लेना, ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, ये है सबसे पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेकेंड केस, सेकेंड प्रॉपर्टी, radical axis bisects the length of common tangent. Radical axis bisects the length of common tangents. तो बहुत एविडेंट सी चीज दिख रही है ना ये? हाँ सर, क्योंकि लेंथ ऑफ टैंजेंट इक्वली होनी चाहिए, तो फिर वो जो पॉइंट पर रहेगा वो बाइसेक्ट ही करेगा। राइट, अगर मेरे पास दो सर्कल हैं और अगर मैंने कोई रेडिकल एक्सिस बनाई, तो रेडिकल एक्सिस से मुझे पता है कि अगर मैं कोई कॉमन टैंजेंट बना रहा हूँ तो आपको इस पॉइंट पर किसी ना किसी पॉइंट से तो पास होगी ना रेडिकल एक्सिस के, इस पॉइंट से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है, आपको पता है, ये चीज़ डेफिनेशन में ही है। तो बाय डेफिनेशन ये चीज़ क्लियर है, बाय डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ये चीज़ प्रूव कर सकते हो। समझ रहे हो ना सब लोग? हाँ यस सर। थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, तो PM इज इक्वल टू PN होगा, तो वहां से इक्वल हो जाएगा। तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कॉमन कॉर्ड को। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी,
third property is radical axis divides line joining center in radical axis divides line joining center in dash ratio. किस रेशियो में बताओ, कैसे निकालेंगे? कैसे डिटरमाइन करेंगे? एनीवन? सर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सर एक तो हम कॉमन टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे और Okay. फिर ये रेडिकल एक्सिस बना देंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, C1 और हाँ, C2 सेंटर्स बना को रहा भी हूँ। ज्वाइन कर दीजिए सर। उसी को तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो देखना है। ठीक है, और मान लो मैंने रेडिकल एक्सिस बना दिया। R1:R2 होगा। R1:R2 होगा, नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। सर अभी ये इसके परपेंडिकुलर है और टैंजेंट जो होगा वो भी उसके सेंटर के परपेंडिकुलर रहेगा। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं क्या करूं कि इस पॉइंट से इस पे कोई पॉइंट लूं और यहाँ से टैंजेंट बना दूं? हाँ Yes. सर। ओके। नहीं और सर, ये कॉमन भी- टैंजेंट, क्योंकि अच्छा, वो common बाइसेक्ट tangent। करता है ना उसको। तो एक कॉमन टैंजेंट बना दिया मैंने। सर अब ये और भी सेंटर से परपेंडिकुलर है और जो रेडिकल एक्सिस है वो उसको बाइसेक्ट कर रही है। दिस इज इक्वल टू दिस। हाँ, फिर अभी सर हमने जैसे पहले वो कॉमन टैंजेंट की लेंथ वाला किया था, वैसे लग रहा है कुछ। सर वो ट्रांसवर्स वाला टेंजेंट भी सेम ही पॉइंट से पास करेगा ना? हाँ, मतलब ट्रांसवर्स वाला टैंजेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अभी। ट्रांसवर्स वाला टैंजेंट भी सेम ही पॉइंट से पास करेगा मतलब? सर जस्ट पूछ रहा था। अच्छा, नहीं, ट्रांसवर्स वाला टैंजेंट भी बाइसेक्ट हो जाता है। बट ठीक है, देखो इसे ऐसे नहीं करके कुछ और सर तरीके से आपने करते हैं। बीच में से दो लाइंस दो टैंजेंट बनाए थे, उससे होगा शायद। ये जो यहाँ से टैंजेंट बनाया था, अच्छा जो बीच में से लाइन बनाई थी ये वाली, उससे क्या कर रहे हो? सर उससे दो ट्रायंगल बन जाएंगे, R1 R2 रेडियस वाले, और वो दोनों इक्वल होगा। तो अगर तुम सिमिलर प्रूव करना चाह रहे हो इसको, तो हेलो कैसे सिमिलर प्रूव करोगे? हेलो हाँ, बोलो बोलो हेलो बोलो। सर एक भी सर एंगल नहीं अभी पता। अभी आपने क्या कुछ लिखाया क्या? मैं थोड़ा सा लैग हो गया था वीडियो। हाँ, थोड़ा तीसरा मतलब पॉइंट। कितना लैग? नहीं, अच्छा, तीसरा तीसरा पॉइंट पॉइंट। आप नहीं लिख रहे नहीं, थे। बस नहीं कुछ लिख नहीं रहा था मैंने, बस डिवाइड एंड रैश रेशियो लिखा है मैंने। अभी बाकी लोग प्रूव करने की कोशिश कर अच्छा हाँ सर, ये सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि एक एंगल कैसे? दोनों में 90 डिग्री है। फिर जो दोनों आपने टैंजेंट्स बनाया वो इक्वल रहेंगे क्योंकि वो रेडिकल एक्सिस से है, तो फिर दोनों टैंजेंट्स की लेंथ इक्वल है। और जो ये हमारा C1 C2 है, इसका हमने लिखा कि अभी वो से अच्छा नहीं, वही तो हम ऐसे नहीं थोड़ी ना नहीं, करते हैं। इक्वल हो गया तो सिमिलर कैसे करें? नहीं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। R1/R2 के रेशियो में तो नहीं है ना? R1/R2 के रेशियो में नहीं है बेटा। इतना सिंपल होता तो फिर मैं पूछता क्यों? वो हो भी नहीं रहा, प्रूव ही नहीं हो रहा। सिमिलर हो जाते तो R1/R2 हो जाता ना। सिमिलर नहीं हो रहा है ना दोनों। तो फिर R1 माइनस D अपॉन R2 माइनस D, अगर D डिस्टेंस है C1 C2। नहीं, मतलब इतना भी सिंपल नहीं है, बट ठीक है। देखो यहाँ पे लेट्स से दिस पॉइंट इज P, ठीक है। तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन है इसको मैंने A1 लिया, और ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन है इसको मैंने A2 लिया, और इसी को एक्सटेंड किया यहाँ पे। ये B2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड नाउ दिस इज इंटरसेक्टिंग एट B2। अब पावर ऑफ टैंजेंट दोनों का बराबर होता है, राइट? सर इसको B1 बोल रहा हूँ। पावर ऑफ पॉइंट दोनों का बराबर होता है, राइट? यस सर। तो PA1 into PB1 will be equal to PA2
इंटू PB2, तभी मैं बोल सकता हूँ कि रेडिकल एक्सिस होगा, रेडिकल एक्सिस का एक पॉइंट लिया, हाँ पढ़ाया सर। ना मैंने ये पावर ऑफ पॉइंट में। PA into PB PT square। अब PA1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, PC1 माइनस R1, PC1 यस सर। PC1 माइनस R1, और PB1 को लिख सकता हूँ PC1 प्लस R1। हाँ सर, ये हमने पहले ऐसे किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लॉन्गेस्ट। और और वैसे ही सेम इसमें भी हो PC2 जाएगा। माइनस R2 इंटू PC2 प्लस R2। तो अभी क्या हो जाएगा, PC1 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PC2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और PC1 PC2 एक लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो PC1 का स्क्वायर माइनस PC2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये कुछ कांस्टेंट दिख रहा है आप लोगों को, राइट? कोई कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखो यहाँ से, तो PC1 माइनस PC2 इंटू PC1 प्लस PC2 लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके आगे फिर बढ़ता हूँ। क्या किया, इस पॉइंट से PA1 इंटू PB1 इज इक्वल टू PA2 इंटू PB2, क्योंकि पावर बराबर होता है, पावर ऑफ दिस पॉइंट P बराबर होगा, वहां से फिर आगे सिंप्लीफिकेशन किया। इज दिस क्लियर अप टिल हियर? यस सर। अब देखो, सिंस ये दोनों सर्किल बाहर है ना, तो मुझे PC1 प्लस PC2 की वैल्यू पता है, वो क्या है, D है। PC1 प्लस PC2 विल गिव यू D ना, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस विल गिव यू D ना, ठीक है। अगर कोई सर्किल देखो, PC1 PC2 माइनस PC2 या PC1 प्लस PC2, दोनों में से कोई एक चीज तुम्हें नोन होगी हमेशा। अगर दोनों सर्किल बाहर हो गए तो PC1 प्लस PC2 नोन है, अगर दोनों सर्किल इस तरह के हो गए, इंटरसेक्टिंग हो गए, तो आपको PC1 माइनस PC2 पता है, वो D हो जाएगा। PC1 माइनस PC2 विल बी D, ठीक है। तो या एक दूसरे के नहीं, सॉरी, एक दूसरे से इंटरसेक्टिंग नहीं, एक दूसरे के अंदर हो गए, जैसे ये वाला केस हो गया। तो आपको पता है कि रेडिकल एक्सिस PC1 माइनस PC2 विल बी इक्वल टू D, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक चीज पता होगी, पॉइंट इज दैट। तो फिर आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, PC1 माइनस PC2 इज इक्वल टू, लिख सकते हो ना, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन D, राइट? यस सर। दिस इज इक्वेशन 1। PC1 प्लस PC2 तो तुमको पहले से ही पता है, इक्वल टू D, सॉरी, दिस इज इक्वेशन 2। सिंप्लीफाई बोथ इक्वेशंस, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, 2PC1 दोनों को ऐड कर दिया इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस D, और इन्हीं दोनों के इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा, 2PC2 ये अपॉन D भी रहेगा। और अगर 2PC2 करते हो, मतलब इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हो, तो क्या आएगा, 2PC2 इज इक्वल्स टू D स्क्वायर माइनस सर माइनस R1 स्क्वायर, हाँ सर, अपॉन D। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या क्या कह रहा है वो, किसी को आवाज समझ में आ रही है क्या? सर वो 2PC1 नो सर, प्लस इसकी D लैग स्क्वायर आएगा। क्या 2PC1 कैसे है, ये पूछ रहा है? नहीं सर, वो बोल रहा है न्यूमरेटर में वो प्लस D स्क्वायर है PC1 की इक्वेशन। अच्छा हाँ, वो D स्क्वायर है, ओके, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, PC1 अपॉन PC2 कर देते हैं, इसी का रेशियो तो चाहिए था ना मुझे। तो ये D कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ रहा है, D स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, देखो ये रेशियो आता है। तो नोट कर लो, इस पे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सर क्या बड़ा होगा क्या छोटा होगा, R1 R2 से हाँ एडजस्ट वही हो जाएगा ना? हाँ, यहाँ से यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या बड़ा होगा क्या छोटा होगा, कैसे कौन से सेंटर से क्या चीज पास होगी,
ये सारी चीजें सब यहीं से देखेंगे, ठीक है? तो ये रेशियो लिख लो। सर ये सर्कल चैप्टर में और कितना बचा होगा? बस रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर ऑर्थोगोनैलिटी बहुत इजी सा टॉपिक है कि दो सर्कल्स का के बीच का एंगल कैसा होता है, वो सिंपल सा टॉपिक है, और एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बचा हुआ है। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में विद क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में सर्कल विल कंप्लीट। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और उसके बची हुई है। बाद पैराबोला, एलिप्स। हाँ, पैराबोला। ठीक है, तो चलो नोट्स शेयर कर दूंगा, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच।